आज हम भारत की कुछ बेहद चर्चित सैन्य कार्रवाइयों पर बात कर रहे हैं जिन्हें सर्जिकल स्ट्राइक कहा गया। हाँ, म्यांमार से लेकर पाकिस्तान तक। बिल्कुल। इन ऑपरेशनों ने काफी सुर्खियां बटोरी। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर चलिए समझते हैं कि ये क्या थे और क्यों हुए। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ सैन्य हमले नहीं थे। ये भारत की बदलती सुरक्षा सोच का भी एक तरह से प्रतीक थे। हाँ, हम देखेंगे कि ये सर्जिकल स्ट्राइक आखिर हैं क्या और भारत ने ये रास्ते क्यों अपनाए। सही। तो हम 2015 के म्यांमार ऑपरेशन को देखेंगे, फिर 2016 में जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब पीओके में स्ट्राइक हुई और 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। हाँ जी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक होता क्या है? सुनने में तो बड़ा सटीक लगता है। देखिए, सटीक शब्द ही इसमें अहम है। ये एक बहुत ही लक्षित सैन्य हमला होता है। लक्षित, हाँ। हाँ, जिसका मकसद होता है किसी खास ठिकाने, जैसे कोई आतंकी कैंप हो, उसे तबाह करना। और कोशिश ये रहती है कि आसपास कम से कम नुकसान हो। अच्छा। ये अक्सर तेजी से होते हैं, चुपचाप, और कई बार तो सीमा पार भी किए जाते हैं। यानी पूरे युद्ध जैसा नहीं, बल्कि एक नपातुला कदम। सही कहा। ये पूर्ण युद्ध छेड़ना नहीं है। ये एक सोचा समझा सटीक जवाब देना है। और ये एक ताकतवर संदेश भी भेजता है कैसा संदेश? कि देखिए, जरूरत पड़ने पर भारत तेजी से और निर्णायक कार्रवाई कर सकता है। चलिए पहली कार्रवाई देखते हैं, म्यांमार ऑपरेशन, जून 2015। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? मतलब क्यों हुआ ये? इसकी शुरुआत हुई थी मणिपुर में। वहां भारतीय सेना के काफिले पर एक घातक हमला हुआ था। ओ हाँ, मुझे याद है, काफी सैनिक शहीद हुए थे। जी, 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके फौरन बाद भारतीय सेना के विशेष बल मतलब पैरा कमांडोज, स्पेशल फोर्सेस। हाँ, स्पेशल फोर्सेस ने सीमा पार की और म्यांमार के अंदर छिपे उग्रवादी गुट NSCN-K के ठिकानों पर हमला किया। और नतीजा क्या रहा? क्या ये सफल माना गया? हाँ, जो जानकारी है उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में NSCN-K के करीब 30-40 उग्रवादी मारे गए थे। ठीक है। पर इससे भी बड़ी बात यह थी कि भारत ने पहली बार, आप कह सकते हैं सार्वजनिक तौर पर, माना कि हाँ, हमने ऐसी सीमा पार कार्रवाई की है। अच्छा, तो ये पहली बार था जब सरकार ने खुलकर कहा। हाँ, इसने एक तरह से भविष्य के लिए रास्ता खोल दिया। दिलचस्प। तो ये पहली मिसाल थी। इसके बाद आता है सितंबर 2016 का पीओके सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो बहुत चर्चा में रहा था। हाँ, ये वाला तो बहुत ज्यादा। ये उरी में सेना के कैंप पर जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में था, जिसमें 19 सैनिक शहीद हुए थे। जी। तो उसके कुछ ही दिन बाद 28-29 सितंबर 2016 की रात को भारतीय कमांडोज ने नियंत्रण रेखा LOC उसे पार किया। LOC यानी वो लाइन जो कश्मीर को बांटती है, फैक्चुअल सीमा। बिल्कुल, उसे पार करके पीओके में घुसे। और निशाना क्या था इस बार? निशाना थे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद करीब 7 आतंकी लॉन्च पैड मतलब जहां से आतंकी घुसपैठ करते हैं। हाँ, जहां से वो आतंकवादी भारत में घुसपैठ की तैयारी करते हैं। अनुमान है कि इस कार्रवाई में लगभग 35-40 आतंकवादी मारे गए। तो ये भी सफल रहा। हाँ, और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी ध्यान खींचा। और पाकिस्तान के लिए तो एक सीधा संदेश था। संदेश साफ था कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो म्यांमार वाला जमीन पर गुप्त कार्रवाई थी, पीओके वाला भी जमीन पर लेकिन ज्यादा चर्चित। फिर आया फरवरी 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। यहाँ क्या अलग था? यहाँ बहुत कुछ अलग था। ये पुलवामा में CRPF के काफिले पर जो आत्मघाती हमला हुआ था, हाँ, जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। बहुत दुखद था वो। जी, उसके जवाब में ये किया गया। इस बार भारतीय वायुसेना ने एक्शन लिया। एयरफोर्स। हाँ, एयरफोर्स ने न सिर्फ LOC पार की, बल्कि पाकिस्तान की सीमा के काफी अंदर बालाकोट नाम की जगह पर। पाकिस्तान के अंदर? हाँ, वहां जैश-ए-मोहम्मद का एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग कैंप था। उस पर हवाई हमला किया गया, सटीक बम गिराए गए। वायुसेना का इस्तेमाल, वो भी पाकिस्तान की मुख्य भूमि के अंदर। ये तो शायद 1971 युद्ध के बाद पहली बार हुआ होगा। बिल्कुल सही। ये एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसने दिखाया कि भारत अब आतंकवाद के ठिकानों पर कार्रवाई करने के लिए हवाई ताकत का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो ठिकाने सीमा के कितने भी अंदर क्यों ना हो। तो इसने भारत की तथाकथित रेड लाइंस को बदल दिया। हाँ, कह सकते हैं, एक नई लकीर खींच दी। इन तीनों कार्रवाइयों को अगर एक साथ देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत की सुरक्षा नीति बदल गई है? निश्चित रूप से एक साफ बदलाव दिखता है। पहले भारत की नीति को अक्सर रणनीतिक संयम यानी स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट कहा जाता था।
हाँ, कि हम संयम बरतेंगे। जी, लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद ये रणनीतिक सक्रियता यानी स्ट्रैटेजिक प्रोएक्टिविज्म की ओर बढ़ता दिखा। मतलब अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं रहेंगे। हाँ, मतलब जरूरत पड़ने पर हमलावर रुख अपनाने की क्षमता भी है और इच्छा शक्ति भी, ये दिखाया गया। और क्या बदलाव दिखे जमीनी स्तर पर सेना की तैयारी में? इसके साथ ही सेना को और तेज और लचीला बनाने पर जोर दिया गया, जैसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स IBGs का विचार आया। ये क्या है? ये सेना के छोटे आत्मनिर्भर लड़ाकू समूह हैं जो तेजी से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा बेहतर खुफिया जानकारी जुटाना, सैटेलाइट निगरानी का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। बिल्कुल, और तेजी से जवाबी कार्रवाई की क्षमता विकसित हुई। ये सब दिखाता है कि भारत अब इंतजार करने के बजाय पहल करने को तैयार है। और इसका राजनीतिक और कूटनीतिक असर क्या रहा होगा, देश के अंदर और बाहर? देश के भीतर तो इन कार्रवाइयों का जबरदस्त स्वागत हुआ। इन्हें एक मजबूत नेतृत्व का प्रतीक माना गया। हाँ, ये तो देखा गया था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। हालांकि कुछ चिंताएं भी जताई गईं, लेकिन पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव जरूर बढ़ा। तो कुल मिलाकर जैसा आप कह रहे थे, ये स्ट्राइक सिर्फ बदला लेने की कार्रवाई नहीं थी। नहीं, सिर्फ बदला नहीं, बल्कि भविष्य के हमलों को रोकने का एक प्रयास भी थी, जिसे डिटरेंस कहते हैं। हाँ, डिटरेंस, निवारण। मतलब दुश्मन को ये दिखाना कि अगर आप हमला करेंगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कार्रवाइयां भारत की एक नई छवि पेश करती हैं। कैसी छवि? एक ऐसा देश जो अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने को तैयार है। एक साहसी और तैयार भारत। वाकई ये दिलचस्प है कि कैसे कुछ ही सालों में ये बदलाव आया है। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, इन सटीक सैन्य कार्रवाइयों ने न केवल तात्कालिक खतरे कम किए, बल्कि एक नई सामान्य स्थिति, एक न्यू नॉर्मल बना दिया है। न्यू नॉर्मल, मतलब अब ये आम बात हो गई। एक तरह से हाँ, जहां सीमा पार कार्रवाई एक स्वीकार्य, सोचा समझा विकल्प बन गया है। अब सवाल ये है कि इस नई स्थिति के लंबे समय में क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा पर क्या असर होंगे। ये सोचने वाली बात है। ये देखना बाकी है